तो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, तो समझ आ गया आपको एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस। ठीक है। एच टी टी पी एस जो है एस एस एल सर्टिफिकेट यूज करता है, इसलिए सिक्योर्ड है। डेटा एनक्रिप्टेड होता है, मतलब इस पे जो भी डेटा ट्रांसपोर्ट होता है नेटवर्क के ऊपर एनक्रिप्टेड होता है। और टी सी पी आई पी जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, मतलब फाइल्स को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। हम ईमेल सेंड करते हैं, हम जैसे यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, google.com सर्च करते हैं, तो इसका काम है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। टीसीपी का ये काम है, ठीक है। टीसीपी आईपी। और यूडीपी जो है इसका भी यही काम है, लेकिन यूडीपी यूज होता है गेमिंग के अंदर, वीडियो कॉलिंग के अंदर, स्ट्रीमिंग के अंदर, एंड डीएनएस क्वेरी डीएनएस पोर्ट के ऊपर। क्यों? ये तेजी से रिस्पांस करना होता है इसने। इसके ऊपर पैकेट्स जो हैं ड्रॉप होते हैं, ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप नहीं होते। टीसीपी क्या करता है, कोई भी पैकेट ड्रॉप होते हैं तो उसको दोबारा से पैकेट को कंप्लीट करता है, रीजनरेट करके दोबारा से लेके जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको ईमेल सेंड करता हूँ, रास्ते में कोई पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे, तो मेरी ईमेल आपके पास पूरी नहीं पहुंचेगी, आधी पहुंचेगी, वो आप पढ़ नहीं सकोगे, बीच में से कुछ लफ्ज जो हैं मिटे हुए होंगे। आधा मैसेज पहुंचेगा, आधा नहीं पहुंचेगा। इसलिए टीसीपी का काम ये है, उस मैसेज को पूरा करके कंप्लीट करके आगे लेके जाता है। जी लेकिन जी सर। यूट्यूब पर जैसे वीडियो कॉलिंग हम करते हैं तो मोस्टली वीडियो हमारी ब्लर होती है। क्यों? हमारे पैकेज ड्रॉप हो रहे होते हैं। लेकिन एक्सक्यूज मी सर। यूडीपी इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है कि फास्ट कनेक्शन के अंदर, मतलब वीडियो कॉलिंग में हमें फौरन से रिस्पांस चाहिए होता है। ईमेल तो अभी अब अगर मैं अभी सेंड करूं, 5 मिनट के बाद भी आपके पास पहुंच जाए तो कोई इशू नहीं है। इसलिए उसको टीसीपी पे यूज किया जाता है फाइल ट्रांसफर के लिए। और यूडीपी को, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब्दुल्ला अभी बोलें। एक्सक्यूज मी सर, बात सुने। बोलें। सर ये स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है आपने। और कोई बोलता ही नहीं है। सर अब होगी है। थैंक यू। ठीक सर है, अब कंटिन्यू करें, हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं जी। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ओएसआई मॉडल को। ठीक है, इसके बारे में आपने खुद ज्यादा स्टडी थोड़ी बहुत कर लेनी है। बग बाउंटी में तो ये आपको ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहें, नेटवर्किंग में जाना चाहें, तो फिर आपको काम आएगा। तो एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं, हैंडल्स करते हैं, एचटीटीपी, फाइल ट्रांसफर, डीएनएस, एसएमटीपी। ठीक है। तो मतलब हम जैसे मैं सामने मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ये एप्लीकेशन लेयर पे हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, 6वां लेयर। ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट्स, हैंडल्स एनक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन के ऊपर एनक्रिप्शन हैंडल की जाती है। ठीक है, डेटा को ट्रांसलेट किया जाता है, फॉर्मेट्स को मैनेज किया जाता है। उसके बाद आता है सेशन। एस्टेब्लिशेस, मैनेजेस एंड एंड्स कम्युनिकेशन सेशंस। जब हम किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, तो वहां पे हमारा एक सेशन क्रिएट होता है, गूगल पे, फेसबुक पे, कहीं भी, तो वो काम हो रहा होता है सेशन लेयर पे।
ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है एंड टू एंड डिलीवरी होती है, टीसीपी एंड यूडीपी लाइव हेयर हैंडल्स पोर्ट्स। ये काम करता है पोर्ट्स के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है पोर्ट्स के ऊपर काम करती हैं। और टीसीपी और यूडीपी पे आपको मैंने बता दिया, डेटा ट्रांसपोर्ट होता है टीसीपी के ऊपर, फाइल ट्रांसफर होती हैं, नॉर्मल डेटा ट्रांसपोर्ट होता है यूडीपी के ऊपर। गेमिंग में जो गेमिंग खेल रहे होते हैं, आप पबजी खेलते हैं, तो ये यूडीपी पोर्ट के ऊपर हो रहा होता है। और टीसीपी जो है वो फाइल ट्रांसफर। उसके बाद आता है नेटवर्क, आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग। आईपी प्रोटोकॉल लिव्स हियर, नेटवर्क के ऊपर आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग होती है। उसके बाद आता है डेटा लिंक, मैक एड्रेसिंग, ट्रांसफर डेटा ऑन द सेम नेटवर्क। हमने वो पढ़ा था, स्विच पढ़ा था। स्विच के ऊपर डेटा ट्रांसफर होता है मैक एड्रेस के ऊपर। तो ये सारा काम जो है डेटा लिंक की लेयर के ऊपर होता है। उसके बाद आता है फिजिकल, एक्चुअल हार्डवेयर, हमारी केबल्स, फाइबर की तार, रेडियो वेव्स, हमारे सिग्नल्स, ये फिजिकल लेयर्स। और अटैक्स कौन से हो सकते हैं इन पे, ये लिखा हुआ है, एप्लीकेशन पे एक्सेस, एसक्यूएल इंजेक्शन, फिशिंग, डीडोस अटैक होता है। प्रेजेंटेशन पे एसएसएल स्ट्रिपिंग होती है, एन्क्रिप्शन वीकनेसेस अगर हो तो। सेशन के ऊपर सेशन हाईजैक होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सिंक फ्लड अटैक होता है, पोर्ट स्कैनिंग होती है। नेटवर्क के ऊपर आईपी स्पूफिंग होती है, राउट हाईजैकिंग होती है। और डेटा लिंक के ऊपर एआरपी पॉइजनिंग और मैक स्पूफिंग होती है। और फिजिकल टैपिंग एंड कटिंग ऑफ केबल जो है ये फिजिकल लेयर पे होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपकी के साथ किसी की जिद है, कोई दुश्मनी आपकी केबल्स को काट देता है, तो ये फिजिकल लेयर है। जैसे हमारी इंटरनेट अक्सर काम करना छोड़ देता है, पता चलता है जी कि समुंदर के अंदर, सी के अंदर किसी वेल ने केबल को काट दिया है, क्योंकि वो फिजिकली होती है। टीसीपी आईपी, हाउ डेटा ट्रेवल्स द इंटरनेट। डेटा इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल कैसे करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं जी। ठीक है, बग बाउंटी के लिए इतना काफी है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी। वीडियो स्ट्रीपिंग, डीएनएस, गेमिंग, ये सारी होती है। वेब ब्राउजिंग, एचटीपी, एचटीपीएस, ये टीसीपी के ऊपर होती है। और यूडीपी के ऊपर वीडियो स्ट्रीपिंग, ये फास्टर होती है, लेकिन चेकिंग इस पे नहीं होती। यहाँ पे एवरीथिंग चेक होती है, स्लोवर होता है, लेकिन चेक करके पैकेट्स को कंप्लीट करके आगे टीसीपी लेके जाती है, ताकि कंप्लीट हमारा डेटा आगे हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। टीसी द थ्री वे टीसीपी हैंडशेक क्या होता है, ये जो है जब हम वेबसाइट के ऊपर google.com लिखते हैं, तो हमारा क्लाइंट जो है सर्वर के साथ हमारा सिंक पैकेट सेंड करता है। सर्वर को कहता है गूगल के कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, कहता है कि मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ। फिर आगे से वो जवाब देता है। सॉरी, सिंक सिंक रिक्वेस्ट जाती है जब हम google.com लिखते हैं। क्लाइंट सेंड करता है सिंक पैकेट, आई वांट टू कनेक्ट। सर्वर को कहा जाता है, हमारी आईपी से रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर को कहती है कि मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। वो जवाब देता है सिंक और एक्नॉलेज के साथ। और एक्नॉलेज के साथ सर्वर क्लाइंट, सर्वर रिस्पॉन्ड, आई गॉट योर रिक्वेस्ट, आई एम रेडी। वो एक्नॉलेज करता है कि मैं रेडी हूँ, कनेक्शन करो। फिर ये करता है, दोबारा एक्नॉलेज भेजता है। क्लाइंट कंफर्म्स, एक्नॉलेज, ग्रेट, लेट अस टॉक, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, google.com की वेबसाइट हमारे सामने खुल जाती है। उसके बाद आपस में हमारी बाकी मजीद कम्युनिकेशन चलती रहती है। इसके ऊपर अटैक कौन सा हो सकता है, सेंक फ्लड अटैक हो सकता है, अटैकर सर्वर। ये अटैक जो है मोस्ट केसेस में ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। ठीक है, अटैकर सेंड्स थाउजेंड्स ऑफ सिंक पैकेट्स बट नेवर सेंड्स द एक्नॉलेज। मतलब अटैकर सिंक पैकेट तो सेंड करता है, लेकिन वहां से जब सिंक एक्नॉलेज आता है तो ये वाला एक्नॉलेज सेंड नहीं करता। सर्वर बेचारा इंतजार में बैठा रहता है, और वो फिर डाउन हो सकता है। सर्वर वेट्स फॉर कनेक्शन दैट नेवर कंप्लीट अंटिल इट क्रैशेस। सर्वर डाउन होके क्रैश हो जाता है, क्योंकि ये एक्नॉलेज नहीं बेचता।
ठीक हो गया। डेटा एनकैप्सुलेशन, व्हाट गेट्स एडेड टू ईच लेयर। ये लेयर्स के बारे में, इसको भी छोड़ते हैं, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। टॉपिक 8, कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। बग बाउंटी के अंदर हम पोर्ट्स के ऊपर, प्रोटोकॉल्स के ऊपर पर रेगुलरली काम करेंगे। अ पोर्ट इज वर्चुअल कम्युनिकेशन एंड पॉइंट लाइक अ डोर नंबर ऑन अ बिल्डिंग। जैसे एक आईपी एड्रेस को ले लें आप, वो एक बिल्डिंग है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट कमरे हैं, डिफरेंट कमरों में डिफरेंट डेटा पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल। तो वो कमरों का जो नंबर है वो पोर्ट्स हैं। तो हर आईपी एड्रेस एक बिल्डिंग है। इस एक बिल्डिंग के 65,535, मैंने आपको पिछले कोर्स के पिछली क्लास में भी बताया था कि पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। इतनी पोर्ट्स टीसीपी होती हैं और इतनी पोर्ट्स यूडीपी होती हैं। इन्हीं के ऊपर डिफरेंट कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया एचटीटीपी को, ये होता था एटी के ऊपर। फिर सिक्योर हुआ, टी एसएसएल सर्टिफिकेट इंप्लीमेंट किया गया उसके ऊपर, ये हो गया एचटीटीपीएस। ये होता है पोर्ट फॉरवर्ड 3 के ऊपर। इसी तरह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है हमारा, टीसीपी जो है, फाइल ट्रांसफर टीसीपी के ऊपर होती है ना, ये होता है पोर्ट 21 के ऊपर। इसी तरह हम जो ईमेल सेंड करते हैं, ये होती है फॉरवर्ड 5 के ऊपर, एसएमबी पोर्ट के ऊपर, एसएमटीपी के ऊपर हमारी ईमेल सेंड होती हैं, ठीक है। तो पोर्ट नंबर रेंजेस जो हैं, वेल नोन पोर्ट जो है, 0 से लेके 1023 तक है। रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड सर्विसेज लाइक एचटीटीपी, एफटीपी, एसएसएच। एसएसएच जो है 23 पोर्ट का वो है, नाम है। 22 हुआ करता था टेलनेट, ये था सिक्योर नहीं। फिर इन्होंने लॉन्च किया 22 SSH। 23 हुआ तो होता था टेलनेट, फिर उन्होंने लॉन्च किया 22 SSH। इस टेलनेट को इन्होंने ज़्यादा सिक्योर करके 22 पे लॉन्च किया और SSH नाम रख दिया इसको, ये ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो 1000 जो वेल नोन पोर्ट्स हैं, कोई भी वेबसाइट के ऊपर 1000 वेल नोन पोर्ट्स मोस्ट केसेस में काम कर रही होती हैं। उसके बाद आती हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स, 1024 से लेकर 49,151 तक। यूज बाय एप्लीकेशंस लाइक डेटाबेसेस, गेम सर्वर्स। बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटाबेसेस, गेम सर्वर्स के ऊपर, इन पोर्ट्स के ऊपर अपनी और डिफरेंट सर्विसेज को वो चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती हैं डायनेमिक प्राइवेट पोर्ट्स। इसके बाद 49,151 के बाद 49,152 से लेकर 65,535 तक टेम्पररली यूज्ड बाय क्लाइंट एप्लीकेशन। ये टेम्पररली यूज होती हैं, मतलब ये चेंज होती रहती हैं, इनके ऊपर सर्विसेज चेंज होती रहती हैं। टेम्पररी सर्विसेज जो है वो इनके ऊपर यूज होती हैं, वर्क करती हैं। मस्ट नोन पोर्ट्स जो है, चीट शीट है उनकी, 20 एंड 21 जो है एफटीपी है, ये फाइल ट्रांसफर पोर्ट है। Send data in plain text. Use SFTP for 422 instead. यहाँ पे डेटा प्लेन टेक्स्ट में सेंड किया जाता था, ये भी सिक्योर नहीं था। फिर इन्होंने सिक्योर एफटीपी को पोर्ट 22 पे यूज किया सिक्योर करके। फिर आया 22 SSH प्रोटोकॉल, secure shell, encrypted remote access used by key based oath not password। तो ये भी एफ टी पोर्ट 22 सिक्योर SFTP जो है, ये असल में SSH ही है, F22, ठीक है। इसके ऊपर एनक्रिप्शन होती है। एनक्रिप्शन हमेशा कीज के साथ होती है, प्राइवेट कीज होती हैं कंपनीज के पास, जिनसे वो डेटा को एनक्रिप्ट कर देती हैं। फिर जहां पे डेटा जाता है वहां पे भी कीज होती हैं, वो उसको दोबारा डिक्रिप्ट करके रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। 23 इज टेलनेट, रिमोट टर्मिनल, कंप्लीटली अनएनक्रिप्टेड, ये एनक्रिप्टेड नहीं था, इसको यूज मत करें, रिप्लेस करें SSH के साथ, इसके साथ ये एनक्रिप्टेड है। 25 SMTP, अभी आपको बताया ईमेल सेंडिंग के लिए यूज होता है।
Used to send email, open SMTP servers can be used to send spam। सर्वर्स को ओपन करके स्पैम ईमेल सेंड की जाती हैं। 53 पोर्ट जो है डीएनएस काम करता है इस पे। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस आपको बताया था, डी टारगेट फॉर डीएनएस स्पूफिंग एंड डीएनएस एप्लीकेशन अटैक्स। डीएनएस क्या है? डीएनएस के ऊपर हमारी डीएनएस हमारी फोन बुक है जिसके पास आईपी एड्रेसेस होते हैं डोमेन्स के। जब हम सर्च करते हैं facebook.com या google.com तो ये आईपी एड्रेस देता है। ये काम कर रहा होता है पोर्ट 53 पे। उसके बाद आता है HTTP। मैंने आपको बताया HTTP जो है 80 पोर्ट है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये अनएनक्रिप्टेड होती थी। इसके ऊपर डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता था, कोई भी रीड कर सकता था अटैक करके, मैन इन द मिडल अटैक करके, कैप्चर करके। फिर आया 443 HTTPS। सिक्योर वेब है क्योंकि ये एनक्रिप्टेड है, इस पे TLS एंड SSL एनक्रिप्शन होती है। उसके बाद आता है 445 SMB। विंडो फाइल शेयरिंग, विंडो के अंदर जो फाइल शेयरिंग होती है वो SMB पोर्ट के ऊपर की जाती है, 445 के ऊपर। 3389 जो है RDP रिमोट डेस्कटॉप, फ्रीक्वेंटली टारगेटेड बाय ब्रूट फोर्स एंड रैंसमवेयर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। इसके ऊपर रैंसमवेयर को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और टारगेट किया जाता है ब्रूट फोर्स के लिए, इसलिए यहाँ पे पोर्ट 3389 RDP यूज की जाती है। क्लोज पोर्ट सिक्योरिटी रूल्स, ये सिक्योरिटी इंजीनियर जो हैं ये उनके लिए जो डिफेंसिव सिक्योरिटी में जाएंगे। क्लोज करते हैं अननेसेसरी अननेसेसरी पोर्ट्स को क्लोज करें ताकि कोई अटैकर अटैक ना कर सके। इफ अ सर्विस इज नॉट नीडेड, सर्विस कोई नीडेड नहीं है तो दो पोर्ट शुड बी शट। पोर्ट को क्लोज कर दें जो सर्विस नहीं चाहिए आपको। और यूज करें फायरवॉल को टू ब्लॉक एक्सेस टू पोर्ट्स दैट शुड नॉट बी पब्लिकली एक्सेसिबल। फिर आप कुछ पोर्ट होती हैं जो फिल्टर्ड होती हैं। वो फिल्टर्ड क्यों होती हैं? उन पे फायरवॉल इंप्लीमेंटेड होते हैं, इसलिए एनमैप हमें फिल्टर्ड ला के देता है। एनमैप हम यूज करेंगे आगे। रेगुलरली स्कैन फॉर ओपन पोर्ट्स, कहता है ये वही बात है डिफेंसिव सिक्योरिटी के लिए है, इसको छोड़ते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स में है वही HTTP HTTPS, ये हमने पढ़ लिया। TLS SSL VPN encrypts all traffic between your device and a VPN server, even your ISP cannot see what you are doing, essential on public Wi-Fi। कहते हैं जब आप VPN से कनेक्ट कर लेते हैं तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं देख सकता कि आप क्या इंटरनेट पे कर रहे हैं। आपकी VPN की आईपी उनको शो होती है, ठीक है। आपकी आईपी हाइड हो जाती है। इसी तरह प्रॉक्सी चेंज के थ्रू मैंने आपको बताया था आप आईपी अपनी आईपी एड्रेस को 5 सेकेंड्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। कंफ्यूज कर सकते हैं कोई आपको ट्रेस कर रहा हो तो उस बंदे को। इसी तरह डार्क वेब पे जो काम करते हैं वो अपने आप को एनोनिमस रखते हैं, अपने आप को प्रॉक्सी चेंज के अंदर रखते हैं, एनोनिमस रहते हैं, छुप के बैड एक्टिविटीज करते हैं, मलिशियस एक्टिविटीज करते हैं। टार ब्राउजर यूज करते हैं। टार ब्राउजर होता ही डार्क वेब के लिए। आप लोग टार ब्राउजर यूज करें, उसके ऊपर स्टडी करें, डार्क वेब उसके ऊपर काम करता है। एक होता है सरफेस वेब, ये जो हमारा इंटरनेट है ना, ये नॉर्मली जो हम ब्राउजिंग करते हैं, बहुत सी एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये है सरफेस वेब। एक होता है डार्क वेब। डार्क वेब होता है यूज प्रॉक्सी के लिए, अपने आप को एनोनिमस रखने के लिए, क्योंकि वो बैड एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। SSH सिक्योर शेल है, एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है फॉर रिमोट सर्वर एक्सेस। यूज पोर्ट 22 रिप्लेस्ड एन एनक्रिप्टेड टेलनेट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले हुआ करता था टेलनेट, SSH ने उसको रिप्लेस कर दिया, अब सिक्योर हो गया। ये क्यों यूज होता है? ये रिमोटली सर्वर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो अगर किसी हैकर को, किसी बग बाउंटी हंटर को ये सर्विस, ये 22 पोर्ट अगर ओपन मिल जाती है तो इसके थ्रू भी वो काफी कुछ कर सकते हैं, क्रिटिकल बग फाइंड कर सकता है, कंपनी के ऊपर रिपोर्ट कर सकता है। उसके बाद आते हैं फायरवॉल की टाइप्स के हैं। पैकेट फिल्टरिंग इंस्पेक्ट्स ईच पैकेट इंडिविजुअली बेस्ड ऑन आईपी एंड पोर्ट रूल्स। फायरवॉल की टाइप्स हैं, ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है ईच पैकेट को इंडिविजुअली सेपरेटली अकेले अकेले रीड करता है, इंस्पेक्ट करता है। आई
बेस्ड ऑन आईपी एंड पोर्ट रूल्स। जो आईपी एड्रेसेस और पोर्ट्स के रूल्स डिफेंसिव सिक्योरिटी उसको देती है, वो उस हिसाब से उनको रीड करता है। उसके बाद आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ट्रैक्स द स्टेट ऑफ कनेक्शन नॉन इफ अ पैकेट बिलोंग्स टू एन एस्टेब्लिश्ड सेशन। वो चेक करता है ये जो पैकेट्स आ रहे हैं, ये पहले से जो एस्टेब्लिश्ड सेशन है हमारे जो लीगल हैं उनसे रिलेट कर रहा है, या ये कोई फालतू पैकेट है, कोई एक्स्ट्रा पैकेट आ रहा है तो उसको ड्रॉप कर देगा। कोई हैकर पैकेट भेज रहा है, कोई अटैकर पैकेट भेज रहा है, कोई मलिशियस यूजर पैकेट भेज रहा है, तो ये उसको ब्लॉक कर देगा। चेक करेगा कि जो पहले से सेशन एस्टेब्लिश्ड है सेशन लेयर के ऊपर, सेशन लेयर ओएसआई मॉडल में हमने देख लिया चौथे नंबर पे था या पांचवें पे। चौथे पे ट्रांसपोर्ट लेयर था, पांचवें पे सेशन, तीसरे पे सेशन लेयर था। सॉरी, पांचवें पे पहले पे है फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन। हाँ, चौथे पे है। ठीक है, हमने देखा था वेब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। वेब स्टैंड फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। बग बाउंटी में आप इसको भी बाईपास करेंगे फॉर डिफरेंट बग्स। बल्कि देखिए इधर लिखा भी हुआ है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, एक्सेस अटैक्स के लिए आप बाईपास करेंगे। ये कंपनी लगाती है इनसे बचने के लिए, लेकिन आप इसको बाईपास करके फिर ये वाले अटैक कर देते हैं कंपनी को रिपोर्ट करने के लिए। स्लोअर बट वेरी पावरफुल फॉर वेब एप्लीकेशन प्रोटेक्शन। कहते हैं बहुत पावरफुल है प्रोटेक्शन के लिए इन अटैक्स से, लेकिन अटैक हैकर्स बग बाउंटी हंटर्स इसको बाईपास करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, NGFW स्टैंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। कंबाइन स्टेटफुल इंस्पेक्शन प्लस एप्लीकेशन अवेयरनेस प्लस इंट्रूजन प्रिवेंशन प्लस डीप पैकेट्स इंस्पेक्शन। ये जो है मतलब नए वर्जन्स हैं फायरवॉल के, ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आजकल ये यूज हो रहे हैं। ये देखे लिखा हुआ है द करंट गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एंटरप्राइजेस। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल इसको यूज कर रही हैं। नेटवर्क सेगमेंटेशन, वर्चुअल लैन, डिमोरलाइज जोन, ये आपके काम की चीज नहीं है। वायरलेस सिक्योरिटी, ये भी हमारे काम की चीज नहीं है। वायरलेस सिक्योरिटी ये बग बाउंटी से कोई लेना देना नहीं है। ये साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में, मतलब अगर आप डिफेंसिव सिक्योरिटी में जाएंगे या किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको काम आएगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो इसको रीड कर लें। ये इतना सा भी रीड करके आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा काफी हद तक। उसके बाद आता है की फार्मूलाज टू रिमेंबर। थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी इज इक्वल टू रिस्क। थ्रेट कहते हैं खतरे को, वल्नरेबिलिटी कहते हैं लूप होल को, वीकनेस को। इन दोनों को प्लस करें तो ये रिस्क है किसी भी कंपनी के लिए। डिफेंस इन डेप्थ, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। कहते हैं हर किस्म की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो ये भी सिक्योरिटी वालों के लिए, डिफेंसिव वालों के लिए। ओपन पोर्ट्स इज पोटेंशियल अटैक सर्विस। क्लोज व्हाट यू डू नॉट नीड, आपको जो नीड नहीं है उसको क्लोज रखें। HTTP is unencrypted. HTTPS is encrypted because there is TLS और SSL। SSL आजकल नया है, TSL पुराना है। ठीक है। हब इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल, डेंजरस है, ब्रॉडकास्ट टू ऑल करता है। स्विच इज सेंड टू टारगेट ओनली, गुड है। ये सिर्फ अपने टारगेट पे डेटा सेंड करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे मैक एड्रेस यूज होता है उस टारगेट का, क्योंकि हर टारगेट का एक अपना मैक एड्रेस होता है। लेकिन हब मैक एड्रेस के साथ लेना देना कोई नहीं, ये रिक्वेस्ट सेंड ही कर देता है। बस इसका और कोई काम नहीं है। रिक्वेस्ट सब जगह पे चल जाती है। IDS हमने देखा, डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट करता है, अलर्ट करता है ब्लू टीमर को, ऑपरेशन सेंटर को, और ये प्रिवेंट करता है। TCP इज रिलायबल बट स्लोवर। रिलायबल है लेकिन स्लोवर है। ये फास्ट है बट अनरिलायबल है। ठीक है। जैसे जब इंटरनेट स्लो होता है, हमारी वीडियो कॉलिंग या यूट्यूब पे हम वीडियो देख रहे हों तो ब्लर कर रही होती है, वो रुक जाती है। क्यों? यहाँ पे UDP यूज हो रहा है, TCP हो ही नहीं सकता। क्योंकि TCP के साथ अगर ये यूज करेंगे तो वीडियो ड्रॉप होके आएगी, बीच में से कभी आवाज नहीं आएगी, कभी वीडियो नहीं आएगी, कभी ब्लर ब्लर बफरिंग होगी, कभी ब्लर वीडियो शो होगी। इसलिए देयर इज डिफरेंस फॉर these two purposes. For video calling we use UDP, गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग एंड DNS। DNS की सर्विस भी हमें जल्दी चाहिए, जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए इसलिए।
लेकिन टीसीपी आराम से यार ईमेल सेंड कर दो, आराम से डेटा ट्रांसफर कर दो। आराम से फेसबुक यूज कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, खैर है मैं कमेंट लेके सेंड करूंगा, 10 सेकंड लग जाए मेरा कमेंट सेंड हो जाए। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये आपने फिल फिल करके सब स्टूडेंट्स ने, मैंने नोट सेंड किए हुए हैं। स्टूडेंट्स ने अपना नेम, क्लास सेक्शन तो आपका कोई नहीं है, डेट स्टार्टेड, अपनी बस डेट डाल दें, उस डेट को सेंड कर दें मुझे अपना नेम लिख के, ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करके सेंड कर दें। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आंसर्स अभी करते हैं। स्टूडेंट्स बताएं क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके। सिके और शेल मींस, बोलें फरहाद। कोई नहीं बोल रहा। आगे हम बग बाउंटी का बेसिक जो बर्प सूट है उसको ओपन करेंगे इंशाल्लाह कल से, ठीक है। फिर उसके अंदर भी कोई नई चीज अगर सामने आई तो उसकी बेसिक भी इंशाल्लाह जिसको समझ नहीं होगी तो उसको बताएंगे, आपको ट्रैक बताएंगे कहाँ से सीखें, नोट सेंड करेंगे, बताएंगे। जहाँ पे मुझे खुद समझाना पड़ा मैं समझाऊंगा, बर्प सूट इंस्टॉल करवाऊंगा आपको, या सेंड कर दूंगा यूआरएल गेट आपका, इंस्टॉल करेंगे बर्प सर सूट। जी। मेरा बर्प सूट कहाँ है, अभी ओपन करने पे टाइम लग जाएगा लेकिन कर देता हूँ। बर्प सूट के अंदर से हम देखेंगे गेट रिक्वेस्ट कैसे काम करती हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, एपीआई टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारा काम एपीआईज के ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो है ये बग्स हम फाइंड करने आ जाएंगे तो हम डुप्लीकेट से भी बचेंगे, और बहुत से नॉर्मल हैकर जो ओपन रीडायरेक्ट, रेट लिमिटिंग, नॉर्मल बग्स फाइंड करते हैं, हम उससे आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों से, ताकि हम डुप्लीकेट से बचें और रेगुलरली बग्स फाइंड करना सीखें और अपनी फील्ड में काम करें। सर जी मेरे एक क्वेश्चन है, बट चलिए क्लास ऑफ रोजे फिर उसके बाद पूछता हूँ। क्या है आपका? मेरा है एक क्वेश्चन है, बट ये क्लास ऑफ रोजे फिर मैं पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सरहान खान, हजरत अली, फरहाद खान, हाशिर। नो सर, नो क्वेश्चन। फरहाद समझ आई आपको? फरहाद ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं लेकिन मेरे समझाने से भी कुछ समझ आई आपको? ये देखें, ये वर्ब सूट है, यहाँ पे हम ये इंटरसेप्शन, ये रिपीटर, ये इंट्रूडर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। CRS अटैक्स देखेंगे, वर्ब कोलैबोरेटर देखेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी उमेर बोलें। सर ये 403 एक्सेस डिनाइड और स्टेटस कोड जब आता है जी हाँ। वेबसाइट पर, जी, सर ये बाईपास हो सकता है या नहीं? हो सकता है। बहुत सी रिपोर्ट्स हम हैकर्स की पढ़ते हैं, हैकर्स बाईपास करके कंपनी के एडमिन पैनल को एक्सेस कर लेते हैं, इसको बाईपास कंपनीज ने ये इसीलिए लगाया होता है कि कंपनी के अपने एम्प्लॉय सिर्फ उसको एक्सेस कर सकें, कोई बाहर का बंदा एक्सेस ना कर सके। फिर उसको बाईपास करते हैं, बग बाउंटी हंटर्स उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। तो कई दफ़ा वो कामयाब भी हो जाते हैं, कई दफ़ा नहीं भी होते, लेकिन कोशिश करते हैं और करते हैं, हम सब करेंगे। सर ये बर्फ सूट से होता है ना? बर्प सूट से भी होता है और काली लिनक्स से भी होता है, काली लिनक्स के अंदर टूल्स भी हैं, बर्प सूट के अंदर भी 403 बाईपासर है। उसके अलावा हम लोग अपनी टेक्निक से भी बाईपास करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे google.com के ऊपर ये एक डायरेक्टरी है एडमिन, जी सर। इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद हमें 403 एरर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। जब 403 एरर आता है हम सोचते हैं यार ये एडमिन, ये कोई सेंसिटिव डेटा हमें मिल सकता है इसमें, ये कोई एडमिन पैनल है google.com का, कोई एडमिन पैनल है, इसको बाईपास करते हैं यार। हम क्या करेंगे, google.com की रिसर्च करेंगे, इसकी डिफरेंट आईपीस फाइंड करेंगे काली लिनक्स के थ्रू, जी इसको एनएस सर लुकअप भी करेंगे, एनएस लुकअप करके google.com की आईपी निकालेंगे। फिर इन आईपी एड्रेसेस के साथ जो है हम इस एडमिन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे।
तो मोस्ट केसेस में ये आईपी एड्रेसेस जो है क्लाउड फ्लेयर के होते हैं। आज ही हमने पढ़ा था डीएनएस सर्वर क्लाउड फ्लेयर इंप्लीमेंट जी करो। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर एक सिक्योरिटी है। फिर हम क्या करते हैं, शोडान पे जाते हैं। शोडान एक वेबसाइट है, बहुत बड़ा डेटा है इसके पास। शोडान है, सेंसेस है, फोफा है। शोडान के ऊपर उस एड्रेस को देते हैं, उस आईपी एड्रेस को देते हैं, देखें ये इसको देते हैं, इस गूगल को देते हैं, इसके आईपी एड्रेसेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर इस गूगल का बैक एंड पे जो आईपी एड्रेस है, अगर हम वो मुझे मिल जाता है, तो मैं इस एडमिन के ऊपर एक्सेस कर जाऊंगा, 403 को बाईपास कर जाऊंगा। फिर कभी कभी हैकर क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्लैश लगा के एंटर करते हैं, 403 बाईपास हो जाता है। अभी 404 आया है, इसका मतलब ये है कि ये अवेलेबल ही नहीं है, गूगल डॉट कॉम पे ऐसा कोई पेज है ही नहीं। तब 404 आई है। इसमें सर मुझे एक वेबसाइट मिला था, इसी क्रोम पर मैं सर्च कर रहा था डार्किंग के थ्रू। ये सर उसमें क्लियर एसक्यूएल इंजेक्शन की vulnerability थी। अच्छा। मगर फिर जब हम उसमें क्वेरीज लगाते थे तो 403 का स्टेटस कोड एरर देते। हाँ, वो यही था, डिफरेंट पेलोड्स। एसक्यूएल इंजेक्शन के डिफरेंट पेलोड्स होते हैं 403 को बाईपास करने के लिए। और इधर एक टूल भी होता है, काली लिनक्स के अंदर एक टूल है, ये आपका काम बहुत आसान कर देता है, एसक्यूएल मैप। ये देखिए, मैंने इधर ये किया था, ट्राई किया था एसक्यूएल इंजेक्शन। ये मैंने सर टारगेट का यूआरएल दिया था इसको, स्लैश यू का मतलब है यूआरएल। मैंने ये जी सर यूआरएल ये दिया, इसने यहाँ पे ये पैरामीटर है इक्वल्स टू का मतलब है ये पैरामीटर है क्वेश्चन मार्क के बाद। ठीक है, इसने यहाँ पे जी सर। एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करने की कोशिश की। तो इसका काम यही है, इसको हम डिफरेंट कमांड्स देते हैं, इसकी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होती हैं 403 को बाईपास करने के लिए। तो इसके थ्रू भी आप 403 को बाईपास करने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे आगे। तब तक सर मैंने मेन किया था बरसों के थ्रू। आपने बर्ड सूट में किया था ना? जी सर, और साइबर फॉक्स एक्सटेंशन है उसमें भी किया था। हाँ, इसका पता था आपको एसक्यूएल मैप का? जी सर ये मैंने यूज़ किया है। हाँ, इसके थ्रू भी हम बाईपास करने की कोशिश करते हैं। फिर एक और बहुत आसान तरीका आपको बताऊं बाईपास करने का एसक्यूएल। जी सर। आप लोगों की रिपोर्ट्स खोला करो, एसक्यूएल इंजेक्शन जिन्होंने फाइंड किए हैं बाईपास करके, उन्होंने जो पेलोड यूज किए हैं वो वाले पेलोड आप यूज करो। ठीक है, उससे सर भी आप बाईपास कर सकते हो। तो ये जो नॉर्मल है ना एडमिन पैनल, यहाँ पे आप मोस्ट केसेस में यहाँ पे डबल स्लैश लगा के एंटर करते हैं, तब भी ये बाईपास हो जाता है। यहाँ पे आप डॉट लगा के एंटर करते हैं, तब भी मोस्ट केसेस में ये बाईपास हो सकता है। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स, ये देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, गूगल डार्क है 403 बाईपास टेक्निक्स फॉर डायरेक्टरीज, एंटर करो। ये देखो 403 बाईपास ट्रिक्स एवरी बग अंडर शुड नो, ये देख सकते हो आप खोल के। ये मीडियम का आर्टिकल है, हाउ टू स्पॉट 403 बाईपास ट्रिक्स इन कोड विद रेजेक्स। ये देख सकते हो, ये भी बड़ी अच्छी टेक्निक इसने दी हुई है। ये लिंक्डइन का यूआरएल है, इसके अंदर आपको टेक्निक्स मिलेंगी। तो फिर जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो फिर आप इस तरह की टेक्निक्स फाइंड करके, लोग भाई 3-3 4-4 दिन लगा देते हैं एक एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। क्यों? क्योंकि $3 से $5,000, $10,000 तक बाउंटी मिलती है एसक्यूएल इंजेक्शन की। इसलिए इस पे थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है बाईपास कर। मोस्ट केसेस में आप डायरेक्ट भी कर लेते हैं, मोस्ट केसेस में 403 भी आ जाता है, बाईपास भी करना पड़ जाता है। ठीक है, समझ गए? सर एक और question। जी बोले, मीटिंग एंड होने वाली है। ये बर्ब सूट का ऑटोमेटेड स्कैन है ये सही है या फॉल्स पॉजिटिव देते हैं मोस्टली? फॉल्स पॉजिटिव भी देता है, और बहुत कम इसके थ्रू बग्स मिलते हैं, क्योंकि कंपनीज ने खुद अपने पास भी पेनिट्रेशन टेस्टर हायर किए होते हैं पहले। उनके जी अपने सर। टेस्टर जो हैं पहले से बर्ब सूट भी चेक कर चुके होते हैं, पहले से न्यूक्लियाई एक टूल है काली लिनक्स का, वो भी चेक कर चुके होते हैं। तो वो ऑटोमेटिक स्कैनिंग उन्होंने कर चुके हुए होते हैं वो। तो मोस्ट केसेस में जी आपको सर। इनके थ्रू बग नहीं मिलता, आपने अपनी टेक्निक्स लगानी होती है।
और उनको ही सीख कर आपको फायदा उठाना होता है। ओके सर। बर्ड सूट और ये टूल्स के थ्रू आपको सिर्फ वहां पे बग मिलता है जिस कंपनी का कोई बग बाउंटी प्रोग्राम ना हो। कोई कंपनी डायरेक्ट किसी तरह आपको आपके लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू या आप उसको वैसे ही रिपोर्ट कर दे, आपको बोले हम आपको 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप हमें टेस्ट करो, फिर वहां पे आपको बग्स मिल सकते हैं क्योंकि वहां पे किसी ने टेस्टिंग नहीं की होती पहले से, कंपनी का कोई इंजीनियर नहीं होता। मेरा एक पाकिस्तानी लड़का था, उसका मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसने इसी तरह किसी कंपनी को एक दफा रिपोर्ट की, तो उस कंपनी ने उसको बोला यार आप ऐसा करो, 2 महीने के लिए हमारे पास आ जाओ, हम हमारे मतलब हमारे पास ना हो, हमें हमें ऑनलाइन टेस्ट करो, हम आपको एक एक दिन का $100 देंगे, 2 महीने के लिए आप हमारी कंपनी को टेस्ट करो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब आपको मिलते हैं तो वहां पे आप इस तरह की ऑटोमेटिक टूल्स ट्राई करते हैं। बर्प सूट, काली लिनक्स में न्यूक्लियाई है, निक्टो है, नेक्सस है, एन मैप स्क्रिप्टिंग है। लेकिन बग बाउंटी के जो ये नॉर्मल टारगेट्स होते हैं इन पे आपको अपनी टेक्निक्स लगानी पड़ते हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने कैसे लगाई, मुझे कैसे बग्स मिले। मैंने खुद बहुत कम बग बाउंटी में काम किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है अब। मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिपोर्ट्स भी, अपनी वीडियोस भी आगे। जी ज़रूर सर। ठीक है। सर हमें सर मुझे बस कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ से स्टार्ट करें टेस्टिंग और ये कंफ्यूजन स्टेप भी बाय इंशाल्लाह स्टेप। खत्म करेंगे आपके, इंशाल्लाह ये कंफ्यूजन भी खत्म करेंगे। एक बग को मास्टर करो पहले, ठीक है। जी सर। हाँ, एक बग को मास्टर करो, उसको सीखो। इसी तरह हम लैब्स में ऐसा ही करेंगे, पहले एक बग को मास्टर करेंगे, फिर साथ उसमें आप लोग अपनी रियल लाइफ हैकिंग शुरू करोगे, टेस्टिंग शुरू करोगे, साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आप अपने तौर पे हैकिंग करोगे। फिर हम दूसरे बग को मास्टर करेंगे, फिर उसकी मैं भी करूंगा प्रैक्टिस, आप लोग भी करना, साथ साथ रियल लाइफ में थोड़ा सा लाइव भी करेंगे, सब मिल के भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी सर, थैंक यू। और कोई किसी का क्वेश्चन? कोई नहीं, तो एंड करें आज की क्लास को। जी सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।